Hello learners and welcome back to your own channel LIY English. Learn it yourself. लर्नर्स, अगर आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़े हुए यूजफुल और गुड क्वालिटी कंटेंट की तलाश में हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश के सभी टॉपिक्स पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही 11th इंग्लिश की सारी पोएम्स पर भी वीडियोस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस मिल जाएंगे। इन सभी प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। साथ ही अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, हमेशा की तरह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास के इंग्लिश के 3rd चैप्टर को, जो है 1.3 द कॉल ऑफ द सॉइल, अ सेंट ऑफ राइस बाय वेंकटेश्वरन अय्यर। चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो इसे हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और पहला वीडियो है 3rd चैप्टर 1.3 द कॉल ऑफ द सॉइल पे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम इस चैप्टर के ऑथर वेंकटेश्वरन अय्यर के बैकग्राउंड की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें। लर्नर्स, वेंकटेश्वरन अय्यर ने साइंस से ग्रेजुएशन किया और वो एक सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी हैं। इनकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। मुंबई के IBM में सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करते हुए अपने करियर की पीक पर होने के बावजूद IT इंडस्ट्री को अपने 17 साल देने के बाद अलविदा कहकर अपनी जॉब को 2004 में क्विट करके रिज़ाइन करके वो धानु तालुका के पेठ नाम के गांव चले आए, जो महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और उन्होंने वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी नेचुरल तरीके से बिना केमिकल के, बिना पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स के खेती बाड़ी करना शुरू की। उनकी किताब मूंग ओवर माइक्रोचिप्स उनकी इसी इंस्पायरिंग कहानी के ऊपर आधारित है कि कैसे वो 15 से 17 सालों में एक टेकी से एक फार्मर बन गए। गांव के शांत इलाके में जाने के अपने लिए गए फैसले के बारे में वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक करियर का बदलाव नहीं था, बल्कि वो अपने लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहते थे। फार्मिंग के इस सफ़र की शुरुआत से ही उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने पर जोर दिया। और ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस रास्ते पर उन्होंने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया, फिर भी वो आज तक अपने इरादे पर टिके हुए हैं। और आज वो न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग पर लेक्चर्स देते हैं, बल्कि उन्होंने इसके लिए कई दूसरे ऑर्गेनिक फार्मर्स और NGOs के साथ हाथ मिलाया है ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके और ये सुनिश्चित कर सके कि खेती करके अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए इस ज़मीन को हम तबाह ना करें। लर्नर्स, इस चैप्टर में हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। हमेशा की तरह लाइन बाय लाइन रीड करके मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगी और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपको स्क्रीन के नीचे दिख जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो बिना झिझके आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। द फर्स्ट क्रॉप। इट वॉज April 2004. I stood in the middle of the lush green field of green gram and looked around me. It was just before sunrise and the sky was turning a bright orange. The ground was damp and the leaves were shining with dew. My bare feet were muddy as I walked around gingerly, inspecting the plants. Around me were rows of chiku trees and below a dense foliage of moong. At that point, I could not have asked for anything more. The moong plants, not more than 2 feet tall, had green pods hanging out. The pods were not yet ripe and there was a light fuzz growing on them. There was still some time before the harvest. I felt exhilarated. लर्नर्स, हमेशा की तरह मैं कोशिश करूँगी इसे फर्स्ट पर्सन में नरेट करने की। ऐसा करने की वजह यह है क्योंकि अगर मैं से सिर्फ डिटेल में रिपीटेड मोड में एक्सप्लेन करती रहूँ सेकंड पर्सन में, तो वो जो चार्म होता है ना राइटिंग का, वो ख़त्म हो जाता है। एंड आई वॉन्ट यू टू फील दैट, टू एक्सपीरियंस दैट। तो दैट इज़ वाई मैं हमेशा फर्स्ट पर्सन में नरेट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको ऐसे लगे कि आप कहानी सुन रहे हैं, यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। तो लेखक वेंकटेश्वरन अय्यर अपनी पहली फसल के बारे में याद करते हुए कहते हैं कि वो 2004 का अप्रैल का महीना था
मैंने मूंग के हरे भरे खेत के बीच खड़ा होकर अपने चारों ओर देखा। ये सनराइज से ठीक पहले का वक्त था और आसमान चमकते हुए नारंगी रंग में बदल रहा था। जमीन गीली थी और पत्ते ओस से चमक रहे थे। मेरे पैर मैले हो गए थे क्योंकि मैं पौधों का निरीक्षण करते हुए इधर उधर घूम रहा था। मेरे आसपास चीकू के पेड़ों की कतारें और नीचे मूंग की खेती थी। इस वक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। ये एक फ्रेज़ है लर्नर्स, जो यहाँ पे ये यूज़ हुआ है कि आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग एल्स और आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर। ये आप तब कहते हैं कि जब आप बहुत खुश हो, ऐसे मोमेंट में हो लाइफ कि आपको लगता है कि आपको अब और कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग कैन बी बेटर देन दिस, आपके पास सब कुछ है। तो ऐसा फीलिंग उस वक्त राइटर को लग रहा था अपनी पहली फसल को देख के। वो कहते हैं वो इतने खुश थे, वो कहते हैं कि उनको और कुछ नहीं चाहिए था ज़िंदगी में उस वक्त। मूंग के पौधे 2 फीट से ज़्यादा लंबे नहीं थे और इनमें हरी फलियां लगी हुई थी। ये फलियां अभी पकी नहीं थी और इन पर हल्की भूसी फूस जैसी निकल रही थी जो सफ़ेद कलर की थी। फसल को पूरी तरह तैयार होने में अभी भी कुछ वक्त था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। I stood watching the sun rise above the towering trees across the fence and slowly made my way back to the house, a white structure in the middle of this greenery. I could not believe that I was the owner of this land and that I was looking at my first crop as a farmer. After I had paid the advance money for the land, I thought I would have some time to get familiar with farming. But Moru Dada, the broker who got us the land, had other ideas. He was keen that we plant moong at once. I was not prepared for this. I was still reading books and trying to figure out what we could sow and how we should go about it. Moru Dada was quite firm. He said the season was right for sowing moong and the best seeds were available in Surat in the adjacent state of Gujarat. मैं बाढ़ के परे ऊंचे पेड़ों के ऊपर से सूरज को उगते हुए देख रहा था और धीरे धीरे अपने घर वापस आ गया। इस हरियाली के बीच एक सफ़ेद संरचना। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ज़मीन का मालिक हूँ और एक किसान के रूप में अपनी पहली फसल को देख रहा हूँ। ज़मीन को खरीदते वक्त एडवांस पैसे देने के बाद मुझे लगा कि मेरे पास खेती की जानकारी लेने के लिए अभी वक्त है। लेकिन मोरू दादा, जिन्होंने हमें ज़मीन दिलाई थी, वो हमारे ब्रोकर हैं, उनका मानना कुछ और था। वो चाहते थे कि हमें बिना देर किए मूंग बो देना चाहिए। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मैं अब भी किताबें पढ़ रहा था और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि हम क्या बो सकते हैं और ये सब हमें किस तरह करना चाहिए। मोरू दादा काफ़ी फर्म थे। उन्होंने कहा कि मूंग बोने के लिए ये मौसम बिल्कुल सही है और सबसे अच्छे बीज बगल के स्टेट गुजरात के सूरत में मिलते हैं। I made a quick trip to Surat and bought around 10 kilograms of moong. Moru Dada rented his tractor to plough the land and quickly planted moong all over the place. A few days later, we were overjoyed to see tiny green leaves. I had never seen moong growing before and was thrilled at the sight. It was the same thrill I had felt as a young boy when I saw the first of the hibiscus I had planted bloom at the railway quarters in Ville Parle in Mumbai. I was grateful to have taken Moru's advice. The next thing Moru Dada wanted to do was spray pesticides on the plants. He claimed that it would give a higher yield. मैंने सूरत के लिए एक क्विक ट्रिप ली और लगभग 10 किलो मूंग खरीदी। मोरू दादा ने ज़मीन जोतने के लिए अपना ट्रैक्टर किराए पर दिया और जल्दी से हर जगह मूंग लगा दी। कुछ दिनों बाद हम छोटे छोटे हरे पत्तों को देखकर बहुत खुश हुए। मैंने पहले कभी मूंग को उगते हुए नहीं देखा था और ये देखकर मैं रोमांचित हो गया। ये वैसा ही रोमांच था जो मैंने बचपन में महसूस किया था जब हम मुंबई के विले पार्ले में रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे और मैंने हिबिस्कस को, जो मैंने खुद ही बोया था, पहली बार खिलते हुए देखा था। मोरू की सलाह लेने के लिए मैं बहुत ही आभारी था। इसके बाद अगली चीज़ जो मोरू दादा चाहते थे वो ये कि इन पौधों पर पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक का छिड़काव करें। उनका दावा था कि इससे फसल बहुत अच्छी होगी। This was something we did not want to do. We were clear that we would not use any chemicals and tried to explain it to him. He reacted as if we had suggested harakiri. It took a lot of convincing.
to ensure that Moru Dada and his friends did not use any chemicals on the farm. They refused to understand how crops could grow without sprays. Contrary to what everyone had told us, nature did her job and she needed no bribes to get the work done. Soon it was harvest time and we managed a respectable 300 kilograms, an awful lot of moong and with it a lot of confidence. Now I was certain the land was fertile and that it was possible to grow crops without chemicals. It was a major morale booster. ये चीज़ हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। हम बिल्कुल स्पष्ट थे कि हम किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हमने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने इस तरह रिएक्ट किया जैसे हमने हराकिरी का सुझाव दे दिया हो। हराकिरी का मतलब होता है काइंड ऑफ अ सुसाइड, कि आप अपना ही नुकसान खुद से कर रहे हो। मोरू दादा और उनके दोस्त खेत पर किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल ना करें, इसके लिए उन्हें बहुत समझाना पड़ा। वो लोग किसी तरह समझ नहीं पाए कि बिना स्प्रे किए कोई फसल कैसे उग सकती है। सभी ने हमें जो बताया था उसके विपरीत कुदरत ने अपना काम किया और उसे काम करवाने के लिए किसी रिश्वत की ज़रूरत नहीं थी। जल्द ही फसल काटने का वक्त आया और हमें 300 किलो की अच्छी खासी उपजाऊ मिली। खूब सारी मूंग और उसी के साथ खूब सारा आत्मविश्वास। अब मुझे यकीन हो गया था कि बिना केमिकल्स के खेती करना, फसल उगाना मुमकिन है। इस फसल से हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ गया था। मोराल बूस्टर यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपका मनोबल बहुत बढ़ा दे, आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा कर दे, तो उस चीज़ को बोलते हैं मोराल बूस्टर। तो ये फर्स्ट क्रॉप जो मूंग की थी, जो काफ़ी सफल रही थी लेखक के लिए, वो उनके लिए मोराल बूस्टर थी। द सेंट ऑफ राइस। The first year I was late for the rice sowing season and had to resort to growing the GR4 variety that was short term and recommended by the agricultural officers at Kospar. The next year we decided that we would start early and try to find some good traditional variety of rice to grow. We had read about traditional varieties of rice and knew that they did not require very high inputs of fertilizers. These varieties were also quite strong and resisted pests. We were sure that it was this type of rice that would grow well in our farm where we did not use any chemicals at all. Our previous year's experience and low yield had taught us a lesson and we were sure we would not plant hybrid this year. पहले साल चावल बोने के मौसम के लिए मुझे देर हो गई थी, तो मुझे GR4 की खेती करनी पड़ी, जिसे कोसपड़ के एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स ने भी रिकमेंड किया था। इसे उगाने में कम वक्त लगता है। लर्नर्स, GR4 चावलों की हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? जब दो अलग अलग प्लांट्स को, दो अलग अलग चीज़ों को क्रॉस ब्रीड करके एक नई वैरायटी क्रिएट की जाती है, तो उस नई वैरायटी को हाइब्रिड क्वालिटी या हाइब्रिड वैरायटी कहते हैं। और ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है, इनसे इंसान करते हैं। दो अलग अलग जाति के प्लांट्स को, दो अलग अलग जाति के फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, ये हर चीज़ों में होता है। तो उसी तरह जब अलग अलग चावलों की वैरायटीज़ को क्रिएट करके, क्रॉस ब्रीड करके एक नई वैरायटी क्रिएट की जाती है, तो उसे कहते हैं GR4। तो GR4 एक हाइब्रिड वैरायटी है। राइटर कहते हैं कि पहले साल में चावल जिस सीज़न में बोना चाहिए उस सीज़न से वो थोड़ा लेट हो गए थे, तो इसीलिए उन्होंने GR4 का सहारा लिया। उन्होंने अपने खेत में GR4 की खेती स्टार्ट की, क्योंकि कोसबड़ के एग्रीकल्चरल ऑफिसर ने भी उन्हें यही सलाह दी थी, क्योंकि इसे उगाने में कम वक्त लगता है। तो राइटर कहते हैं कि अगले साल हमने फैसला किया कि हम जल्दी शुरुआत करेंगे और चावल की कोई अच्छी ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक वैरायटी उगाने की कोशिश करेंगे। हमने चावल की ट्रेडिशनल वैरायटीज़ के बारे में पढ़ा था और जानते थे कि उसे उगाने में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये वैरायटीज़ काफ़ी मजबूत होती है और कीड़ों को अच्छे से झेल लेती है। कीड़े उनका ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाते हैं। हमें यकीन था कि ये इस तरह का चावल था जो हमारे खेत में अच्छी तरह से उगेगा, जहां हमने किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया था। हमारे पिछले साल के एक्सपीरियंस और कम उपजाऊ ने हमें ये सबक सिखाया था और हमें यकीन था कि हम इस साल हाइब्रिड नहीं बोएंगे। तो राइटर कहते हैं कि जब उन्होंने GR4 वैरायटी की खेती करी अपने खेत में,
बिना फर्टिलाइज़र्स के। तो उन्होंने देखा कि उनकी जो फसल थी वो नाकाम रही, क्योंकि बहुत कम उनको यील्ड मिला था, बहुत कम फसल हुई थी। तो उससे उन्हें ये सबक मिला था पक्का कि अब वो अगली बार किसी भी हाइब्रिड क्वालिटी के राइस को या हाइब्रिड क्वालिटी की फसल को नहीं उगाएंगे, और उन्हें एक ट्रेडिशनल पारंपरिक चावल को उगाना था। इसलिए उन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी, उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने पढ़ा, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चली कि जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ होते हैं वो बहुत अच्छे उगते हैं बिना फर्टिलाइज़र्स के, और वो उनको बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की, केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और कीड़ों को झेल लेते हैं, कीड़े उनका नुकसान नहीं कर पाते हैं। In April 2005, we started to look for a good variety of traditional rice. It was one of our neighbors in the village, a businessman from Mumbai who owned land, who suggested that we plant a local scented variety of rice. Most of the farmers in and around the village of Pate had switched over to hybrids. The younger generation of farmers thought I was crazy to ask for the Desi variety, as they called it. My regular visits to the villages around searching for a good traditional variety also did not yield any results, and we were almost giving up hope. I decided to give it one last try and spoke to Baban's father and some other elders. After many meaningful conversations, they mentioned the name of Kasbai. अप्रैल 2005 में हमने चावलों की ट्रेडिशनल पारंपरिक अच्छी वैरायटी की तलाश शुरू की। गांव में हमारे पड़ोसी में से एक थे, मुंबई के एक बिजनेसमैन जिनके पास ज़मीन थी। उन्होंने हमें सुझाव दिया था कि हम चावलों की कोई खुशबूदार किस्म की खेती करें। पेट और आसपास के कई गांवों के किसानों ने हाइब्रिड वैरायटी को अपना लिया था। उनसे मैं ट्रेडिशनल वैरायटी के बारे में पूछता तो किसानों की युवा पीढ़ी ऐसे रिएक्ट करते, इस तरह देखते और सोचते कि जैसे मैं पागल हूँ जो देसी किस्म के चावलों के बारे में पूछ रहा हूँ। एक अच्छी ट्रेडिशनल वैरायटी को ढूंढने के लिए मैं आसपास के कई गांव का चक्कर लगा रहा था, फिर भी मेरे हाथ कुछ नहीं आया और हम उम्मीद छोड़ने लगे थे। मैंने आखिरी कोशिश करने की सोची और बाबन के पिता और कुछ बुजुर्गों से इस बारे में बात की। बहुत गहरी बातचीत के बाद उन्होंने कस्बाई का नाम लिया। लर्नर्स, कस्बाई एक ट्रेडिशनल और पारंपरिक चावलों की वैरायटी का नाम है। तो सबसे बड़ी सीख हमको लर्नर्स अभी तक चैप्टर में ये मिलती है, बहुत बड़ी क्वालिटी जो लेखक की हम देख सकते हैं वो अभी तक ये है, परसिवरेंस, कि कैसे जो चीज़ उन्होंने ठान ली है तो उससे वो पीछे नहीं हट रहे, चाहे उन्हें कितनी भी तकलीफ आए, कितना भी वक्त लगे, वो बहुत सब्र के साथ, हिम्मत के साथ अपने इरादे पर टिके हुए हैं। और कैसे ये, हालांकि बहुत छोटी बात है, हम में से बहुत से जो आम लोग हैं वो अगर आप खेती करना चाह रहे हैं हम, और हमें कोई ट्रेडिशनल वैरायटी नहीं मिल रही है, तो हम बहुत आसान डिसीजन होगा हमारे लिए कि हाँ ठीक है, जो मिल रहा है उसे ही उगा लेते हैं। बट वो कितने पक्के हैं अपने इरादे के, उन्हें सब चीज़ ऑर्गेनिक चाहिए, सब चीज़ नेचुरल चाहिए, और इस पर वो टिके हुए, और इसके लिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन गिव अप नहीं कर रहे हैं। तो ये हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें जो चीज़ सही लगती है, जो चीज़ सही है, उसके लिए मेहनत करना चाहिए, उससे हार नहीं मानना चाहिए। मुश्किलें तो आती ही है, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, अच्छी चीज़ें आसान नहीं होती हैं, तो मुश्किलों से हमें हार नहीं मानना है और डट कर सामना करना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, इस पार्ट को यहीं पे फिनिश करते हैं, और इससे आगे की कहानी, इससे आगे का चैप्टर हम लास्ट और सेकंड जो वीडियो होगा उसमें कंप्लीट कर लेंगे। आई होप मेरे साथ पढ़ना आपको अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया हो और आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट पे लिखकर बता दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो। थैंक यू वेरी मच।